Hello friends, today we will discuss about Gauss law and its application to find the electric field intensity in different situations. Now, first, what is Gauss law? गॉस लॉ क्या स्टेट करता है? हमने एक एज्यूम कर लिया कोई भी इमेजिनरी सरफेस, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर एक कोई भी चार्ज है, ये चार्ज हो गया Q1 माइनस का Q2 Q3 एंड सो ऑन। अब इस चार्ज सरफेस के कारण ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, फाई होता है। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर होता है, ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर इंटीग्रेशन। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होगा, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस से जो भी फ्लक्स निकलता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/एप्सिलॉन टाइम, 1/एप्सिलॉन टाइम्स total charge enclosed within the closed surface, total charge enclosed within the volume or within the closed surface। जो भी आपने सरफेस लिया उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसका 1/एप्सिलॉन ले लीजिए, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, फाई से। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम क्लोज सरफेस का है इसलिए हम यहाँ पर ये बबल लगा देते हैं, ओवल शेप कर दिया। ये बताता है कि आपका सरफेस कहता है कैसा है, क्लोज्ड है। और किसके इक्वल होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स सिग्मा क्यूआई। सिग्मा क्यूआई जो है वो टोटल चार्ज बताता है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे, फाई। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज्ड imaginary surface kept inside the electric field is 1/एप्सिलॉन times the charge, 1/एप्सिलॉन times the charge inside the volume enclosed by that surface, So according to the Gauss law, the total electric flux किस फ्लक्स को हम किसे डिनोट करते हैं, फाई से, थ्रू एनी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस केप्ट इनसाइड द फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमारे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम कर लिया, वो क्लोज होना चाहिए। उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस है सबका एल्जेब्रिक सम करना है, प्लस माइनस लेके जो भी एल्जेब्रिक सम आता है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम्स कीजिए, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स जो है वो ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर भी होता है। सो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दैट इज phi is equals to E vector closed surface E vector dot del S vector is equals to 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q, 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Q। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हमने इसलिए लिया क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं या वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अगर अदर मीडियम है तो उसकी जगह हम एप्सिलॉन R जो भी उसकी परमिटिविटी दे रखी होगी वो हम यूज करेंगे। क्लियर ना, कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया, क्लोज सरफेस के अंदर हमने चार्जेस ले लिए प्लस माइनस जो भी, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। उस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस व्हिच क्रॉसेस द सरफेस नॉर्मल टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन से जो क्रॉस हो रही है परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमने क्या नाम दिया, फ्लक्स। वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स सिग्मा QI के इक्वल होगा। यहाँ पर QI क्या बताता है, वेयर सिग्मा QI, वेयर
sigma qi is equals to sum of all charges inside the surface के अंदर जितने भी चार्जेस है उन सबका समेशन जो है वो क्या आएगा, सिग्मा क्यू आई होगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज linear charge density. Linear charge density. Now, linear charge density means it is defined as charge per unit length. Charge per unit length of the surface. Charge per unit length. It is denoted by lambda. इसको हम किससे लिखते हैं, lambda से. So that is lambda is equals to, it is defined as charge per unit length. एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी. डेंसिटी मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. या तो पर यूनिट लेंथ होगा, या पर यूनिट एरिया होगा, या पर यूनिट वॉल्यूम होगा. जब पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना चार्जेस हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. दैट इज चार्ज मींस क्यू, पर यूनिट लेंथ को हमने ले लिया, एल ले लिया. अब यहाँ पर इसकी ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा की ऐसा यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, वी नो दैट बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल. लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है. सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा विल बी, ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, कूलॉम पर मीटर. नाउ डायमेंशन ऑफ लैम्डा के डायमेंशंस. नाउ यूनिट क्या होती है, कूलॉम पर मीटर. अब यहाँ पर इसके जो डायमेंशंस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायमेंशंस यहाँ पर कूलॉम के डायमेंशंस हम आगे कर चुके हैं. इसके डायमेंशंस होते हैं a इंटू टी, और ये लेंथ है, ये हो जाएगा l-1. ये इसके डायमेंशन हो गए. कैसे आया, बिकॉज वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, और Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, और I का डायमेंशन है 4 डायमेंशंस ऑफ Q का डायमेंशन हो जाएगा, I का होता है 1 और T का कैपिटल T, और ये है मीटर है, पर यूनिट लेंथ है, तो ये L की पावर -1. क्लियर? सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना वायर के ऊपर, कोई भी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल. ऐसा यूनिट ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो दैट फॉर्मूला इज क्यू अपॉन एल. क्यू की यूनिट होती है कूलॉम और एल की यूनिट होती है मीटर. तो कूलॉम पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी. डायमेंशन निकालना है, कूलॉम के मींस चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, a इंटू टी होता है. ये तो हो गया a इंटू टी, पर मीटर है तो ये हो गया इसका l की पावर -1. सो नेट आंसर क्या है, l-1 a इंटू टी. नाउ नेक्स्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. नाउ व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब यहां पर मैं बता चुका हूं कि डेंसिटी मींस या तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ होगा, पर यूनिट एरिया होगा, या पर यूनिट वॉल्यूम होगा. सरफेस आ गया मींस एरिया. सो इट इज डिफाइंड एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट सरफेस एरिया. इट इज डिफाइंड एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड per unit surface area. Per unit surface area. It is denoted by sigma. So that is sigma is equals to
चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हमने एस नाम दे दिया, एस इज द सरफेस एरिया, एस क्या हो जाएगा अपना सरफेस एरिया एंड क्यू इज द चार्ज। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा की SI यूनिट क्या होगी? नाउ वी नो दैट बिकॉज सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, सो SI यूनिट देयरफॉर SI यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल, SI यूनिट कितनी हो जाएगी? चार्ज कूलम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा के जो डायमेंशंस है वो क्या हो जाएंगे? ये L स्क्वायर, L की पावर -2, कूलम के हम कर चुके हैं A इंटू टी, क्लियर? सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? एक सरफेस के अंदर कोई भी अगर हमने सरफेस ले लेते हैं, ये जो ये एरिया हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस ले लिया, ये एरिया हमने क्या ले लिया? डेल एस ले लिया, वेरी स्मॉल एरिया, ये क्या हो गया? इनफाइनेटिसिमल एरिया, इनफाइनेटिसिमल एरिया, इनफाइनेटिसिमल एरिया का मतलब हो गया वेरी वेरी स्मॉल एरिया। इस स्मॉल एरिया के अंदर चार्ज कितना है? यहाँ पर हमने चार्ज कितना मान लिया? इधर हमने चार्ज मान लिया डेल क्यू मान लिया, यहाँ पर हमने चार्ज कितना मान लिया? डेल क्यू। तो देयरफॉर इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल क्यू पर डेल एस हो जाएगी, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी अपने? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, now देखिए, it is defined as charge distributed per unit volume of the surface, जो भी सरफेस है उसका यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उसी को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो, इट इज डिनोटेड बाय रो। सो दैट इज रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ रो, यहां पर ये चार्ज है, चार्ज के यूनिट हो गए कूलम, ये है वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम, V इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब हो गई। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ रो, रो की डायमेंशंस, ये मीटर क्यूब है, L की पावर -1, ये हो जाएगा A इंटू टी, क्लियर? नाउ इसका मतलब क्या हुआ? हमने ने कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया, इस क्लोज सरफेस के अंदर ही हमने इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, हमने क्या कंसीडर कर लिया? इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम। ये बहुत छोटा सा है, ये जो है इसका वॉल्यूम कितना हो गया? डेल वी हो गया। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज हमने कितना मान लिया? यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज हमने कितना मान लिया? डेल क्यू मान लिया। तो यहाँ पर इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज आ रहा है, उसको हम लिखेंगे रो, रो इज इक्वल्स टू डेल वी डेल क्यू अपॉन डेल वी, रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल क्यू पर डेल वी हो जाएगा, ठीक है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर? सो तीन तरह की डेंसिटीज हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लिखेंगे सिग्मा से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लिखेंगे रो से, क्लियर? नाउ
Now, next topic is application of Gauss law. Now, applications of Gauss law. Now, first application is to determine the electric field intensity. To determine the electric field intensity due to a point charge. Due to a point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, किसके कारण निकालनी है? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, इस क्यू चार्ज से यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? आर। हमें इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इससे पास होते हुए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है उससे पास होते हुए एक हमने स्फेरिकल गाउसियन सरफेस इमेजिन किया, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, जो किससे पास हो रहा है? पॉइंट पी से पास हो रहा है। क्लियर? सो हमने क्या किया है, कंसिडर पॉइंट चार्ज। We have considered a point charge Q at O. ठीक है, we have to determine electric field intensity at a distance r from point O. पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नाउ कंसीडर ए स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। स्फेरिकल गाउसियन सरफेस passing through पॉइंट P। क्लियर? हमने क्या किया है, इससे पास होते हैं एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। नाउ consider an infinitesimal area del S vector एट पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर हमने एक इनफाइनेटिसिमल एरिया हमने इमेजिन कर लिया। क्लियर? इसका नाउ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस इनफाइनेटिसिमल एरिया इस इनफाइनेटिसिमल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा डेल फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर। देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गाउसियन सरफेस इज टोटल गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस। क्लियर? वापस बता देता हूं मैं, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये यहां पर अपना है पॉइंट ओ, इधर है चार्ज क्यू, यहां पर एक पॉइंट है पी, इधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इससे पास होते हुए हमने स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। अब यहां पर एक पॉइंट पी के ऊपर हमने एक इनफाइनेटिसिमल एरिया लिया। अब ये जो एरिया जो हमने लिया है, मैं इसी को वापस क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा वापस बना देता हूं। पॉइंट ओ यहां पर है चार्ज क्यू,
ये है पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। इससे पास होते हुए इमेजिन किया हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन किया। इस पॉइंट पी के ऊपर इनफाइनिटेसिमल एरिया हमने ये लेट कर लिया, इनफाइनिटेसिमल एरिया, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ निकलेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, डेल एस वेक्टर। ये चार्ज पॉइंट क्यू जो है कैसा है, पॉजिटिव। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस के कारण क्या आएगी, अवे, ये हो जाएगा ई वेक्टर बाहर की तरफ। ई वेक्टर और डेल एस वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री। अब मान लीजिए ये पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी यहाँ पर नहीं है, पॉइंट पी मान लो ये यहाँ पर है, तो ये इधर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ई वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। पॉइंट पी अगर यहाँ पर हुआ, इधर हो जाएगी, तो मीन्स यहाँ पर हमने एक चीज नोट की है कि अब हमारा जो पॉइंट पी इस सरफेस के ऊपर अगर हमने यहां पर लिया तो ई वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर है। पॉइंट पी अगर यहां पर होता है तो ई वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो हमने क्या नोट किया, सिर्फ ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम, क्योंकि जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या रह रही है, एक ही रह रही है। तो इसका मतलब ये होगा ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमें क्या निकाल दिया, टोटल फ्लक्स हमने निकाल दिया। टोटल फ्लक्स हमें क्या हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया आपका ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद हमने यहाँ पर ये बबल लगाया ओवल शेप, ये बता रहा है हमारा सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। अब हम आते हैं यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन करेंगे, अब देखिए ई वेक्टर ये हो जाएगा ई वेक्टर फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, ये हो जाएगा ई वेक्टर डेल एस इंटू कॉस 0। क्यों होगा कॉस 0, यहां पे इसका रीजन लिख देता हूं, बिकॉज ई वेक्टर इज पैरेलल टू डेल एस वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ना कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डेल एस, कॉस 0 की वैल्यू 1। ना फाइव इज इक्वल टू ई बाहर, ये हो जाएगा ई डेल, ई वेक्टर बाहर आ गया, ई का मैग्नीट्यूड सेम है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का साइन डेल एस वेक्टर। इसका रीजन यहां पर लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर इज सेम, या सीधा लैंग्वेज में लिख के यूं लिख देते हैं, ई वेक्टर मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर होल सरफेस, ठीक है। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ऑन होल सरफेस, ठीक है। ये सारी चीज सेम आ गई, और ये हो जाएगा आपका फाइव इज इक्वल टू ई डेल एस का इंटीग्रेशन। अब यहां पर डेल एस जो है, डेल एस का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डेल एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ना यहां तक हमने फाई निकाल दिया। नाउ वी विल कंसीडर द गॉस लॉ। अब हम किसको लेंगे, गॉस लॉ को। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि चार्ज अपना इनफाइनिटेसिमल सरफेस एरिया के अनुसार, टोटल इमेजिनरी जो सरफेस एरिया हमने जो लिया उसके अंदर चार्ज कितना था, हमारा सिर्फ एक ही चार्ज था क्यू, तो यहां पर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या आएगा, ये भी फाइव है, ये भी फाइव, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। दैट इज, अब आपका
जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें मालूम होगा, वो कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कांस्टेंट है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो सकती है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ बिटवीन E एंड R। E और R के बीच का ग्राफ बनाना है। नाउ वी नो दैट E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा, ये हो गया E, ये हो जाएगा R, इसका जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा। क्लियर? फाई इज इक्वल टू E डेल S। E हमारा मैग्नीट्यूड सेम है पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर, E बाहर आएगा, इंडिकेशन के अंदर आएगा डेल S। डेल S का इंडिकेशन होता है S। S का मतलब हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? जो हमने गॉसियन सरफेस माना था, वो क्या था? हमारा स्फेरिकल था। तो स्फीयर का गॉसियन सरफेस क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन से क्या आएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे E की वैल्यू निकाल दी। तो E किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ R के ऊपर, मींस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा? ये चीज बनेगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम कल करते हैं। थैंक यू।